लास्ट टाइम वी हैव डन नाइट्रोजन एंड इट्स हाइड्राइड एंड इट्स इंपॉर्टेंट हाइड्राइड दैट इज अमोनिया। ये दो टॉपिक हम कर चुके हैं और उससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ग्रुप 15 की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। फिर नाइट्रोजन और अमोनिया ये टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस पढ़ेंगे। इसके मेनली हम इसके एलिट्रोप्स पढ़ेंगे। इसके एलिट्रोप्स पढ़ने के बाद इसका हम क्लोराइड्स करेंगे। क्लोराइड्स करने के बाद क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, फिर कुछ ऑक्सो एसिड्स, इसके कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं वो स्टडी करेंगे, इसके ऑक्साइड्स वगैरह भी। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम एलोट्रोप्स। एलोट्रोपी सबने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। एलोट्रोपी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in two or more forms which have different physical properties and sometimes also chemical properties। कई बार chemical properties भी different होती है। जैसे हमने जूनियर क्लासेस में जो पढ़ा होगा मेनली हमने कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड ये दो एलोट्रोप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। कार्बन को भी ऑक्सीजन में बंद करेंगे या फिर क्या कहते हैं डायमंड को भी ऑक्सीजन में बंद करेंगे, कार्बन ग्रेफाइट को या डायमंड को ऑक्सीजन में बंद करेंगे तो CO2 मिलता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड समटाइम्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो एलोट्रोपी ये ग्रुप हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये है हमारे पास। जिसमें से हमारे पास ये तीन तो हैं, ये दो येलो और ग्रे फॉर्म में शो करते हैं एलोट्रोपी, येलो और ग्रे फॉर्म में एलोट्रोपी शो करते हैं दोनों। तो इसकी डिटेल हमें नहीं करनी है। बिस्मिथ इसमें से ऐसा है जो डज नॉट शो एलोट्रोपी, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इसमें से एलोट्रोपी शो नहीं करेगा। तो बिस्मिथ ऐसा है जो एलोट्रोपी शो नहीं करेगा। और इसमें नाइट्रोजन जो है इसके भी एनसीईआरटी में तो ये लिखा कि एलोट्रोपी शो नहीं करेगा ये। अदरवाइज इसके सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन के सॉलिड फॉर्म में दो एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा नाइट्रोजन। तो चाहे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को मानना कि नाइट्रोजन भी एलोट्रोपी शो नहीं करता है। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हमें पढ़ने हैं मेनली। फॉस्फोरस के व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये हमें करना है मेन। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, इसी के क्वेश्चन आने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। तो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हम पढ़ेंगे व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ध्यान देंगे इसमें। तो व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो पहले अगर मैं ले लेता हूँ सपोज इसमें व्हाइट फॉस्फोरस, ये P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। व्हाइट फॉस्फोरस ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, इस तरीके से। ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। यहाँ एंगल होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल। ये P के साथ बॉन्ड बनेगा इधर, 60 डिग्री एंगल होता है। इसके अंदर एंगल स्ट्रेन होता है। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? एंगल स्ट्रेन की वजह से ये एंगल जो है इसके अंदर कम होता है काफ़ी ज़्यादा। ये एंगल स्ट्रेन है, लेकिन इसका ज्योमेट्री जो है उसमें ये एंगल बनता है। तो ये एंगल स्ट्रेन होने की वजह से व्हाइट फॉस्फोरस जो है इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। एंगल स्ट्रेन है तो बॉन्ड जल्दी टूटते हैं इसके, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, इमीडिएटली रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीजन से इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और तो लीस्ट स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एलोट्रोप्स। मोस्ट रिएक्टिव क्यों? इसका क्वेश्चन आता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं बता चुका हूँ इसका। बिकॉज ऑफ, ये याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस among all allotropes is most reactive? because of angle strain in it। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका अभी तक। इट इज इन इट व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली दोनों में लीस्ट स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली, काइनेटिकली दोनों में ये क्या है? लीस्ट, मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, याद रखना एंगल स्ट्रेन की वजह से। इसके अंदर स्ट्रेन है, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है। इसका ये व्हाइट वैक्सी सॉलिड भी बोलते हैं इसको, व्हाइट
वैक्सी सॉलिड। और वाइट फॉस्फोरस बोल रहे हैं, जनरली ये वाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा येलोइश होता है, येलो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं इसको, येलो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये ध्यान रखना, वाइट है, येलोइश फॉर्म में होता है थोड़ा। वाइट वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक ऑर्डर है इसका, गार्लिक ऑर्डर, क्लियर, इसका गार्लिक ऑर्डर है। वाइट वैक्सी सॉलिड गार्लिक ऑर्डर होता है इसका। और ये ध्यान रखनी सारी बातें इसकी, ऑब्जेक्टिव्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? एंगल स्ट्रेन की वजह से। उसके अलावा इसके अंदर ये होता है हमारा पॉइजनस नेचर का, हाईली पॉइजनस। तीनों फॉस्फोरस में से सबसे ज़्यादा पॉइजनस ये होता है, हाईली पॉइजनस। जो लोग इसके साथ काम करते हैं, दे डेवलप ए डिसीज कॉल्ड एज फॉसीजॉ। फॉसीजॉ, फॉस्फोरस चला जाता है एक्सेस में। तो एक्चुअली में फॉस्फोरस जब जाएगा बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा, बॉडी की ऑक्सीजन जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा बॉडी के अंदर, और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है इस चक्कर में, सही ना। तो ये ध्यान रखना, व्हाइट फॉस्फोरस हाईली पॉइजनस नेचर का होता है। दूसरी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, इट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर की, अकेले इसी की प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन द डार्क। ग्लोइंग इन द डार्क, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस, या इसके लिए स्पेशली बोलते हैं केमी लुमिनिसेंस। तो ये ध्यान रखना है। और फॉस्फोरोसेंस से ही नाम पड़ा है वाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरोसेंस से ही नाम क्या पड़ा है, वाइट फॉस्फोरस। तो ये याद रखना, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस ग्लोइंग इन द डार्क इज कॉल्ड एज केमिलुमिनिसेंस और फॉस्फोरोसेंस, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वाइट फॉस्फोरस, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, वाइट फॉस्फोरस। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट अब इसके अंदर जैसे इट इज वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, नॉन पोलर है बिल्कुल, इनसॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, बट soluble in non-polar solvent like CH2 and benzene. Non-polar solvent में soluble है, but soluble in non-polar solvents like CH2 and benzene, क्योंकि ये non-polar है, तो non-polar है, like dissolve like सबको पता है, तो इसलिए उसके अंदर soluble हो जाएगा। तो ये बातें white phosphorus की जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे से। तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं इसमें। और इसका स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कह सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, क्लियर, इट इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूं, रेड फॉस्फोरस कैसे बनेगा, रेड फॉस्फोरस, उसके बारे में भी नोट कर लेंगे एक बार। डेंसिटी इसकी लीस्ट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, एक P4 का मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा P4 का मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तो डेंसिटी लीस्ट है, एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी लीस्ट, लीस्ट डेंसिटी है इसकी। और रेड फॉस्फोरस होगा तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका बस ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम रेड फॉस्फोरस के लिए, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसी बॉन्ड को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो नोट करेंगे एक बार, रेड फॉस्फोरस भी, वाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है, ये अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना, अल्कली के साथ रिएक्ट करके वाइट फॉस्फोरस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाइट, व्हाट हैपन, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, पेपर में जरूर पूछते हैं क्वेश्चन ये वाला, व्हाट हैपन्स when white phosphorus reacts with alkali, in inert CO2। ये पेपर में जरूर आता क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम पेपर होता था, क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं, ध्यान रखना चीज का। व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली इन इनर्ट CO2, P4 है व्हाइट फॉर्म में, अगर इसको अल्कली KOH या NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH या NaOH से रिएक्ट कराएंगे H2, तो ये बनाएगा हमारा NaH2PO2, ये ध्यान रखना, NaH2PO2 प्लस TH3, फॉस्फिन गैस, फॉस्फिन गैस बनेगी, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, ये याद रखना, रॉटन फिश लाइक स्मेल, फॉस्फिन गैस, रॉटन फिश। और ये जो है NaH2P2, सोडियम हाई, नाम जरूर याद रखना है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, एंड दिस इज फॉस्फिन गैस,
फॉस्फेन, इसकी भी डिटेल हमें पढ़नी है, बाद में करेंगे इसको। फॉस्फेन गैस की डिटेल। तो ये अपना व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली इन इनर्ट CO2 में। इनर्ट CO2 क्यों लिया? ताकि ऑक्सीजन ना आ सके, ऑक्सीजन आएगी तो व्हाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली उससे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम लेते हैं इसको। और रेड फॉस्फोरस होता है, ये तो व्हाइट था, ध्यान था व्हाइट की ये प्रॉपर्टी है। रेड फॉस्फोरस होता है, अगर याद रखते तो याद कर लेंगे, रेड फॉस्फोरस है तो ये बनाता है H4P2O6, ये आगे जाके पढ़ेंगे। H4P2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअल में H4P2O6 नहीं बनेगा, क्योंकि Na उसका मतलब Na है तो Na4P2O6 बनता है इसमें, वो लिख देते हैं हम। H प्लस आने के बाद इसमें जब H प्लस आएगा तो बनेगा H4P2O6, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, रेड फॉस्फोरस के साथ। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आती है ये रिएक्शन, इसको जरूर करना है। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट 0 है, इधर फॉस्फोरस की स्टेट +1 आएगी, सॉल्व कर लेंगे इसको। इधर फॉस्फोरस की स्टेट क्या आएगी? -3। तो इसलिए ये यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट बढ़ भी रही है और यहाँ से यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट कम भी हो रही है, देयरफॉर इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन है ये रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ना। ज़्यादा हीट नहीं करना इसके अंदर, नहीं तो ये भी आगे जाके हायर ऑक्साइड्स वगैरह बना देगा, हायर स्टेट वाली ऑक्साइड, अगर इसको हीट कर देंगे तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। ये व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी सारी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, और इसका मैकेनिज्म भी होता है कि किस तरह से रिएक्ट करता है ये। नेक्स्ट वो करेंगे जैसे क्वेश्चन आता है इसके अंदर, विच इज करेक्ट, विच इज ट्रू अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस, इसके लिए क्या ट्रू है? तो आया नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन इट इज इक्वल टू 4, परसेंटेज P कैरेक्टर is equal to 75, then total rings is equal to 4, next आ गया total PP bonds is equal to 6। सपोज ये क्वेश्चन आ गया तो जाना इसमें से कौन सा करेक्ट है व्हाइट फॉस्फोरस के लिए। खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन, डिटेल मैंने दे दी सारी, है खुद ट्राई करना क्वेश्चन इसको। तो व्हाइट फॉस्फोरस का एक थोड़ा सा डिटेल लिया, प्रिपरेशन नहीं ली है इसकी, प्रिपरेशन भी लेंगे इसकी भी। तो अभी ये नोट करेंगे रेड फॉस्फोरस के बारे में। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करके बनता है। व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट कर देंगे तो ये रेड फॉस्फोरस बनता है इस तरीके से। बस बीच एंगल स्ट्रेन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा तो चेन स्ट्रक्चर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, क्लियर। इट विल बी ए ब्रिटल पाउडर होता है ये क्या वो था, गार्लिक ऑर्डर था उसका, व्हाइट वैक्सी सॉलिड था, ये ब्रिटल पाउडर होता है, ब्रिटल पाउडर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड था। डिफरेंसेस है ये पेपर में, डिफरेंसेस पूछते हैं, व्हाइट रेड और ब्लैक फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस खुद बनाएंगे, मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ। वो क्या था? गार्लिक ऑर्डर था उसका, गार्लिक ऑर्डर था, व्हाइट वैक्सी सॉलिड था। ये क्या है? ब्रिटल पाउडर है, उसका स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर सॉलिड था, वो क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या है? चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा था, इसके अंदर लेस एंगल स्ट्रेन, लेस एंगल स्ट्रेन, so less reactive, less angle strain so less reactive। और पॉइंट्स, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, डज नॉट शो chemiluminescence, डज नॉट ग्लो,
वो सॉल्युबल किस में था, CH2 के अंदर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन H2O एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऑल्सो। तो ये सोचना है एक बार, ये भी है तो नॉन पोलर ही, देन व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन CH2, ये ट्राई करना खुद क्वेश्चन, व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन CH2, खुद सोचना है इसको। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2, नॉन पॉइजनस, चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, रेड फॉस्फोरस की। क्लियर, लेस डेंसिटी इसकी ज़्यादा, डेंसिटी हायर, डेंसिटी हायर। क्यों हाई होगी डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो इसमें पास आएंगे, डिफरेंट चेन्स जो होंगी उसमें वंडल फोर्सेस की, जैसे एक पी फॉर ये चेन, ये इस टाइप से चेन बन रही है, एक चेन ये बनी, दूसरी चेन ये बनी फॉस्फोरस की। तो इसमें वेंडल फोर्सेस जो होंगे इस टाइप के वेंडल फोर्सेस क्या होंगे, वो बहुत हाई होंगे, वेंडल फोर्सेस बहुत हाई होंगे, इसीलिए डेंसिटी क्या होगी इसकी, डेंसिटी हाई होगी। क्लियर, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एक पॉइंट मिस हो गया वहाँ पे। व्हाइट फॉस्फोरस का लेस मेल्टिंग, व्हाइट फॉस्फोरस का क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दो मॉलिक्यूल अगर व्हाइट फॉस्फोरस के हैं तो फोर्सेस क्या होंगे, बहुत वीक होंगे, तो लेस MPBP। इसमें क्या आएगा, हाई MPBP देन वाइट फॉस्फोरस, यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे, देन वाइट फॉस्फोरस। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज है, ये सब करनी है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी रेड फॉस्फोरस की। क्लियर, रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट नोट करेंगे आप ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस वो भी हीट करके बनता है व्हाइट फॉस्फोरस को ही, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। उसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं वैसे तो, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, लेकिन हमारे जो कोर्स में है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है सिर्फ, तो वही स्टडी करना है हमें। सही है, तो ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर, ब्लैक फॉस्फोरस में ये स्ट्रक्चर है इसका इस टाइप का, शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये कंटिन्यू होगा तो उसमें लीस्ट एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन है ही नहीं एक तरह से, 99 डिग्री के आसपास का एंगल होता है, 99 डिग्री का एंगल है, ये कंटिन्यूड है पूरा, ये कंटिन्यूड होगा पूरा, ये कंटिन्यूड रहेगा पूरा, लीस्ट एंगल स्ट्रेन। क्लियर, इट विल बी हैविंग लीस्ट एंगल स्ट्रेन। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें, कैसा बनता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड होता है ये। क्लियर होता है, ये है वो था गार्लिक ऑर्डर, दूसरा ब्रिटल पाउडर था, ये इसको मेटेलिक फॉस्फोरस बोलते हैं, मेटेलिक फॉस्फोरस, क्योंकि ये नॉन मेटल, ये जो है जैसे है तो नॉन मेटल ये भी, लेकिन जब इसको सेमीकंडक्टर्स के साथ मिक्स करते हैं, सेमीकंडक्टर से मिक्स करते हैं यानी इम्प्योर फॉर्म में, इन इम्प्योर फॉर्म इट एक्ट्स लाइक ए सेमीकंडक्टर। एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये पढ़ेंगे आगे जाकर, एन टाइप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और आगे केमिस्ट्री में भी, एक या तो 11th क्लास में पढ़ा होगा ये सॉलिड स्टेट के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये इसको बोल सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये नोट करना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, ये इसको इसलिए हम मेटेलिक फॉस्फोरस, ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, इट इज ऑल्सो ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है ना, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है उसके अंदर, तो ग्रेफाइट लाइक मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। सही ना, इसका जो मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है, खत्म है बिल्कुल, मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल होता है लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन, इसलिए मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव। और इसमें स्ट्रक्चर उसका था चेन लाइक स्ट्रक्चर था रेड फॉस्फोरस का, इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड है। क्लियर, नेटवर्क सॉलिड है इसका, तो इसमें तो हाईएस्ट एमपीवीपी, एमपीवीपी इसका बहुत हाई होगा, डज नॉट ग्लो, सारी प्रॉपर्टीज व्हाइट फॉस्फोरस की शो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो, केमिलुमिनेशन शो नहीं करेगा, ये भी नॉन पॉइजनस है, इट इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस। क्लियर, इट इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें एंगल स्ट्रेन भी लीस्ट है, और एमपीपी हाई, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट डेंसिटी,
डेंसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ओके, हाँ एक वो आएगा सॉलिबिलिटी का, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2, इनसॉल्युबल इन H2 एंड CH2। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये था हमारा मेटेलिक फॉस्फोरस, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर था इसका, और बाकी डिटेल्स मैंने दे दी है। इसकी प्रिपरेशन रहेगी, प्रिपरेशन करेंगे इसकी अब। ये तो व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास 30 डिग्री सेल्सियस होता है व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर। दिस इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। देयरफॉर इट कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर इन समर। तो इसलिए हाईली इनफ्लेमेबल है। व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? हाईली इनफ्लेमेबल। रीजन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। व्हाइट फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं अंडर वाटर। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है कि कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है कई बार। स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, इट कैचेस फायर अंडर रूम कंडीशन ओनली, रूम टेम्परेचर ओनली, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। वाटर के अंदर इसको स्टोर कर रखते हैं, एयर में नहीं रखते इसको। एयर में तो इमीडिएटली इट विल कैच फायर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर। व्हाइट फॉस्फोरस की बता दिया इसमें, व्हाइट फॉस्फोरस की। अब इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन इसकी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम फॉस्फेट रॉक। व्हाइट फॉस्फोरस की फ्रॉम फॉस्फेट रॉक। क्लियर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉस्फेट रॉक। ये लिया मैंने फॉस्फेट रॉक को, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट लिया, प्लस इसमें सिलिका डालेंगे। एग्जैक्ट वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आता है। सिलिका डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोक, सिलिका डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोक, तो बनता है, और टेम्परेचर होता है 1773 केल्विन, 1773 केल्विन। तो बन जाता है इससे वाइट फॉस्फोरस और प्लस P4, वाइट फॉस्फोरस आ जाता है सॉलिड फॉर्म में। ये प्रिपरेशन होगी इसकी, प्लस कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 प्लस CO, और CO पता ही है एंडोथर्मिक है। ये क्या है? एंडोथर्मिक है, इसलिए क्या होगा? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है। एक्चुअली में 2 स्टेप में देखिए रिएक्शन, मैं ऑरली बोल देता हूँ उसको। 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन है, शायद एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है ये। Ca3PO4 उल्टा इसमें SiO2 डालते हैं पहले। SiO2 डालेंगे तो मिलता है हमारा क्या मिल जाएगा इससे? CaSiO3 मिलता है, CaSiO3 प्लस P4O10 मिलता है, CaSiO3 मिलता है प्लस P4O10। P4O10 में जब कोक डालते हैं, P4O10 में क्या डालेंगे जब? कोक। तो कोक की तो बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इसलिए P4 प्लस CO बना देगा, है ना। कोक CO2 CO बना देता है ये, जल्दी से इसे खींच लेगा और क्या बन जाएगा? और टेम्परेचर ये क्योंकि एंडोथर्मिक है कंपाउंड, तो इसलिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो ये ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। व्हाइट फॉस्फोरस की प्रिपरेशन बता दी मैंने। और ये एक्चुअली मैंने फॉस्फेट जो रॉक लिया मैंने, फॉस्फेट रॉक, क्वेश्चन आया हुआ जेईई एडवांस में इसका कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विद सिलिका इन प्रेजेंस ऑफ कोक एट हाई टेम्परेचर। फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विद सिलिका इन प्रेजेंस ऑफ कोक एट हाई टेम्परेचर। और ये जो फॉस्फेट रॉक लिया ना, एक्चुअली में फ्लोरापेटाइट होता है, CF2 भी होता है साथ में इसके, वो दिखाते नहीं है इसको, बस फ्लोरापेटाइट होता है एक्चुअल में। जो फॉस्फेट रॉक लिया मैंने, बनेगा वही सेम आंसर। व्हाइट फॉस्फोरस है। अब इसको मैं अगर हीट कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं अगर सपोज 573 केल्विन पे इनर्ट CO2 के अंदर, हीट करके ब्लैक और रेड फॉस्फोरस मिलते हैं। इनर्ट CO2 में हीट कर दिया, तो इनर्ट CO2 में क्यों कि CO2 भारी गैस होती है, O2 को दबा देगी, O2 को भगा देगी, पास रहने नहीं देगी, नहीं तो व्हाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा। इनर्ट CO2 में हीट करेंगे तो मिलेगा रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस मिलता है। और रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे हीट कर दिया, अगर और ज़्यादा हीट कर दिया तो मिलता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। और अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ सपोज 473 केल्विन, क्लियर, 473 केल्विन है और प्रेशर बहुत हाई, 4000 टू 12000 एटमॉस्फेयर, तो मिल जाता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस भी रेड फॉस्फोरस में एक बॉन्ड तोड़ के बीच वाला वो बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है काफ़ी, इसको ढंग से पढ़ना है। बाकी तो उसके अंदर कुछ ऐसा
इसके अंदर कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। तो ये इसे यहाँ तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए सारी, ये ध्यान रखनी सारी। ब्लैक फास्फोरस जो है मोस्ट स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोप है फास्फोरस का। सही है। तो अब इसकी क्लोराइड्स वगैरह पढ़ेंगे, क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, वो ध्यान देना उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे सारी, सारा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ढंग से नोट डाउन करना है और कोई पॉइंट मिस ना हो बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे उसकी क्लोराइड्स वगैरह, जैसे PCl3 और PCl दोनों एक साथ ले लेंगे, PCl3 एंड PCl5 क्लोराइड्स है, और इसके साथ ही ऑक्साइड्स भी लेंगे, P2O3, P2O5, P2O3 इज इक्वल टू P4O6, P2O5 इज इक्वल टू P4O10। ये ध्यान रखना, दोनों एक ही जैसा, बस ये किस फॉर्म में आ जाएंगे दोनों, साइक्लिक रिंग के फॉर्म में। ये मैंने स्ट्रक्चर इसका एक क्वेश्चन लिया हुआ इसका कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर वाई दोज ऑफ फॉस्फोरस हैव केज लाइक स्ट्रक्चर्स, बताया था इसके अंदर। तो N और O के P मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है, वो सब बताना है उसके अंदर। वो ले लेंगे क्वेश्चन एक बार दोबारा, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे PCl3 और PCl5 हमें स्टडी करना है। P4 में अगर मैं वाइट फॉस्फोरस के अंदर मैं Cl2 डाल दूंगा, Cl2 डाल दूंगा तो PCl3 बन जाएगा। PCl3 वाइट फॉस्फोरस में Cl2 डाल दें लिमिटेड अमाउंट में, 3 Cl2 डाला तो बन गया PCl3 बन जाएगा ऐसे से। और वाइट फॉस्फोरस में अगर ये लिमिटेड था, लिमिटेड अमाउंट में, और अगर एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में, तो बन जाएगा PCl5। तो क्या बन जाएगा PCl5, ध्यान रखेंगे। और PCl3 में अगर मैं वाटर डाल दूं, ये हाइड्रोलाइज होके क्या दे देगा, H3PO3 प्लस HCl, H3PO3 प्लस HCl। और इसमें अगर वाटर डाल दें, तो ये हाइड्रोलाइज होके दे देगा H3PO4 प्लस HCl। इसको कुछ ऐसे याद रख लेंगे, PCl3 है, +3 स्टेट है, तो फॉस्फोरस की +3 स्टेट आनी चाहिए, +5 स्टेट है तो फॉस्फोरस की +5 स्टेट मैक्सिमम आनी चाहिए, H3PO3 H3PO4 मिल जाएगा। और PCl5 का हाइड्रोलाइसिस ऐसे भी ध्यान रखना कि PCl5 में अगर वाटर डलता है लिमिटेड अमाउंट में, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो मिलता है POCl3। पहले एक ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन के आने से कितने Cl हटेंगे, 2 Cl हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, O पे 2 नेगेटिव होता है। ऐसे याद रखेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, 2 HCl हट जाएगा। और ये दोबारा अगर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो मिलेगा H3PO4, ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज ट्रीटेड विद हैवी वाटर, PCl5 ट्रीटेड विद हैवी वाटर, ये क्वेश्चन दे रखा है एक बार NCERT में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज ट्रीटेड विद हैवी वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें पहले बनेगा POCl3 पार्शियल से प्लस 2DCl, एक O आएगा तो 2 Cl हट जाएंगे, POCl3 प्लस 2DCl, दोबारा इसमें D2O डाल देंगे, H2O नहीं D2O, तो बन जाएगा D3PO4, समझ गए D3PO4, ये तो D3PO4 बन गया प्लस DCl, ये बन जाएगा। ध्यान रखना कि नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, PHORUS फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये याद रखेंगे। मैंने यहाँ पे PCl3 की प्रिपरेशन बताई है, और उससे रिलेटेड हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो क्या बनेगा वो भी बता दिया साथ साथ यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, अगर इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होगी, P4 प्लस O2 लिमिटेड अमाउंट में होगा तो क्या होगा, P4 सॉलिड प्लस O2, 3O2 लिया लिमिटेड में, तो क्या होगा, तो बन जाएगा P2O3 लिमिटेड में है तो P2O3 विच इज इक्वल टू P4O6, ये ध्यान रखना इक्विवेलेंट है, बस ये चेन फॉर्म में है तो ये हमारा रिंग फॉर्म में होगा, P4O6 लिमिटेड में बनेगा। और अगर मैंने P4 5O2 ये लिया तो P2O5, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है P2O5, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इक्विवेलेंट टू P4O10। ध्यान रखना, दोनों मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ साथ साथ, कई बार रिएक्शन में इसी जगह ये लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों मैं साथ साथ लिख रहा हूँ उसमें। P4O10 बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, ऑर्गेनिज्म में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको। जैसे अगर मैं बात करूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे HNO3 है,
HNO3 में P4O10 डाल दिया या P2O5 डाल दिया, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर बाहर निकाल देगा इसमें से, एक ऑक्सीजन यहाँ से और ये भर गया, तो N2O5 बना देगा इसको और खुद बन जाएगा HPO3। HNO3 जगह क्या बन गया, HPO3, जिसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक में इसको यूज़ कैसे करते हैं, CH3CONH2 है, एसिटामाइड या इथेनामाइड, इसमें डाल दिया मैंने P2O5 या P4O10, तो बना देगा, वाटर बाहर निकाल देगा इसको और ये बना देगा CH3CN, नाइट्राइल बनेगा CH3CN। तो मैंने एग्जांपल दे दिया ताकि याद रहे कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर, इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना। और अगर लेकिन अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम दोनों का, चाहे इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो बनेगा प्लस, ये +3 में है, +3 में ना P2O3 में, तो यहाँ बन जाएगा हमारा क्या, H3PO3 ओनली प्रोडक्ट। P4 थे तो 4H3PO3 लाएंगे, 6 लग जाएगा, ये पूरी बैलेंस हो 4H3PO3। ध्यान रखना, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं इसको, और इसमें डाल दिया अगर मैंने 6H2O तो बन जाएगा 4H3PO4 +5 के अंदर, ये +5 में है तो वो भी +5 में। तो जब मैंने PCl3 बनाया था उसका हाइड्रोलिसिस किया तब भी ये बना, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो भी ये बना, बस इसमें ये ओनली प्रोडक्ट है, उनमें HCl वगैरह भी बाहर निकल रहे थे। तो ये ध्यान रखना कि रिएक्शन इस तरीके से होती है। नेक्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस की तीसरी रिएक्शन, पहले Cl2 से कराइए फिर O2 से कराइए, अब मैं कराऊंगा व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन, एक बार SOCl2 से, एक बार SO2Cl2 से, SOCl2 से रिएक्शन और SO2Cl2 से। ये है थायोनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऑर्गेनिक के अंदर, थायोनिल क्लोराइड। और ये है सल्फरिल क्लोराइड, सल्फरिल क्लोराइड। तो इसमें तो बन जाएगा PCl3, PCl3, एस की स्टेट यहाँ +4 है ना, कम है तो कम वाला बनेगा, इसमें एस की स्टेट सल्फरिल क्लोराइड में +6 है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला बनेगा PCl5। इसमें तो SO2 मिलता है और इसके अंदर मिलता है SO2 + H2Cl2, SO2 + H2Cl2 दोनों मिलते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्ट्स विद सल्फरिल क्लोराइड, तो ये दोनों रिएक्शन भी ध्यान रखनी है। और इसके अंदर मैं एक बार तरीका बता देता हूँ ताकि ये रिएक्शन याद रहे, थर्ड वाली एक बार तरीका नोट कर लेंगे। अभी बहुत रिएक्शंस है, व्हाइट फॉस्फोरस की सल्फर के साथ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है इसके अंदर, लेकिन हमें पढ़नी नहीं है वो सारी। रेड फॉस्फोरस मैच बॉक्स में भी यूज़ होता है, ध्यान रखना, ये मिस हो गया पीछे। रेड फॉस्फोरस इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस में रेड फॉस्फोरस यूज होता है और स्पेशल कंपाउंड इसका P4S3 होता है। अच्छा ध्यान देंगे इधर, जैसे मैंने लिया P4 में P था SOCl2, ये बनाने का तरीका है, SOCl ले लिया, SO दूसरा मॉलिक्यूल लिया, Cl ले लिया, तो इस P के साथ 3 तो ये P है, 3 तो Cl आ गए इसके साथ, 3 Cl आ गए तो PCl3 अलग हो गया, प्लस SO2 ये अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, यही बना था कि नहीं। S और Cl, S और Cl से HCl तो कुछ होता नहीं है, बॉन्ड ही पूरे नहीं होंगे, तो H2Cl डबल कर देना इसका, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, सही है, मोनोक्लोराइड, सल्फर का मोनोक्लोराइड मिल जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। पूरी रिएक्शन करें तो P4 + SOCl2 था, बैलेंस कर सकते हैं इसको, एक P के साथ 2 SOCl2 आए, एक P के साथ 2 SOCl2 आए, है ना, तो 4 के P4 है इसमें, तो 8 SOCl2 आएगा, बैलेंस करके देखना हो जाएगी बैलेंस, 4 PCl3 करके आएगा और हमारा आ जाएगा यहाँ पे, चलो बैलेंस खुद करना है, इसको ट्राई करना है, 6 SO2 आ जाएगा और H2Cl2, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा ये बैलेंस। तो ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन। तो ये P फॉस्फोरस की रिएक्शन Cl2 के साथ, O2 के साथ और थायोनिल और सल्फरिक क्लोराइड के साथ। अब ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जैसे C2H5OH है। अच्छा एक चीज़ होता है, ये येलोइश वाइट पाउडर होता है, PCl3 अगर गैस है तो ये येलोइश वाइट पाउडर है, ये जैसे याद रखना कि मास ज़्यादा है तो येलोइश वाइट पाउडर की फॉर्म में होगा, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में से रिलेटेड क्वेश्चन एक C2H5OH है, इसमें डाल दिया अगर मैंने C2H5OH के अंदर डाल दिया मैंने PCl3, C2H5OH में डाल दिया PCl5, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको, दोनों के केस में OH हट के Cl लग जाएगा, OH के हट के Cl प्लस HCl, PCl5 डाल दिया तो भी C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, सबके मैकेनिज्म होता है लेकिन ऑर्गेनिक में है वो सब POCl3 से। और अगर मैं CH3COOH ले लूँ, इसमें भी अगर PCl3 डाल दिया तो CH3COCl,
OH हट के Cl, PCl5 डाल दिया, OH हट के Cl, HCl, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ होनी है प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करना है इसमें। PCl3 और PCl5 की सारी रिएक्शन थी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी, इसको कुछ मिस नहीं करना कोई। PCl5 का तो डिटेल में ऐसे बताई हुई है कि PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 मिलता है, PCl3 प्लस Cl2 मिलता है। और PCl5 की डिटेल सारी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। ये बताया रखा ना इसके अंदर, PCl5 को हीट किया तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 के अंदर, इंदर में टूट जाएगा। और इसमें 2 बॉन्ड लेंथ होती हैं, Cl Cl Cl, एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये एक्सियल होती है, ये हमारी इक्वेटोरियल होती है, तीन इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसलिए 2 एक्सियल जो है जल्दी टूट जाएंगे, दोनों एक्सियल वाली टूट जाती है जल्दी, और PCl3 मिल जाएगा। और PCl5 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में ये इस तरीके से आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान देंगे इधर, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। क्वेश्चन आता है इसका कि इसमें PCl5 सॉलिड की हाइब्रिडेशन क्या है, PCl5 सॉलिड की हाइब्रिडेशन क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन दे दिया मैंने, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 सॉलिड, तो दे दिया sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। तो इन चारों में बताना है कि कौन सी हाइब्रिडेशन होगी PCl5 सॉलिड की, PCl5 की सॉलिड की क्या हाइब्रिडेशन। तो ये ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे, PCl5 सॉलिड तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, PBr5 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है, PBr5 ये टूटेगा PBr4 पॉजिटिव Br नेगेटिव में, PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव के अंदर। तो ये अब क्यों BBr6 नेगेटिव नहीं बना इसकी तरह, क्योंकि ये बड़ा है, आयन बड़ा है तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, P के साथ 6 Br लगेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से PBr6 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। PBr5 भी होता है ना अगर PI5 सॉलिड, तो वो भी ऐसे एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में। प्रेशराइज कर दिया ना इसको, प्रेशराइज कर दिया तो ये थोड़ा सा ये ऐसे आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, प्रेशराइज करने का फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से। PI4 पॉजिटिव, जैसे N2O5 अगर है सपोज, N2O5 सॉलिड भी है ना, तो ये भी टूटता है NO2 प्लस NO3 माइनस, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस NO3 माइनस। और इसमें अगर हम सोडियम डालते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम डाल दें तो मिल जाता है इसमें NaNO3। सोचना इसको ये कैसे मिला है, ये चीज़ कैसे मिल रही है, एग्जिस्टेंस दिखा दिया इसका मैंने, सोडियम डालने पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो ये ध्यान रखना, सारी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुत सारे कंपाउंड्स है, Cl2O6 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, Cl2O7 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, I2O5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्टेंस है। लेकिन PCl5 सॉलिड अभी जितने भी कराए हैं, PCl5 सॉलिड का ध्यान रखना कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, PCl5 कैन PCl5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग, ये NCERT का क्वेश्चन है, कैन इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये दोनों काम कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा, नो इट कैन नॉट एक्ट एज बोथ। रीजन, P की शेड यहाँ पे क्या आ रही है +5 है तो सिर्फ कम हो सकती है, +5 है तो सिर्फ कमी तो होगी, आगे तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए इट विल एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl5 एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स टू प्रूव, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो जैसे Ag में PCl5 डाल दिया उन्होंने, Ag में PCl5 डाल दिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा AgCl में, प्लस खुद हमेशा PCl3 में जाएगा। SN में डाल दिया तो इसका स्टेनिक क्लोराइड बना देगा, SnCl4 प्लस PCl3 बन जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल्स है इसके, एग्जांपल टू प्रूव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ PCl5, टू प्रूव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ PCl5। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये थे हमारा PCl5 PCl3, उनकी ऑक्साइड्स वगैरह भी थोड़ी सी, ऑक्साइड्स की शेप भी देख सकते हैं एक बार, जो P2O3 P4O6 ऑक्साइड बनी है और P4O6 जो ऑक्साइड बनी है, इसकी शेप देख सकते हैं एक बार, P4O6
P4O6 जो ऑक्साइड बनी है इसकी शेप, और P4O10 की, P4O6 ये इस तरीके से शेप आ जाएगी इसकी P4O6 की। P4O6 की शेप है। इसमें कितने, ये क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें कितने PO बॉन्ड्स है, P सिंगल बॉन्ड हुआ है, इसमें कितने सिंगल POP बॉन्ड्स हैं, कितने सिंगल POP बॉन्ड्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर कितने, इसमें कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स हैं, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन से ट्राई करने हैं। P4O10 बनाएंगे तो बस ये सेम स्ट्रक्चर बनाना है, सेम स्ट्रक्चर बना देंगे इसमें। बस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना। दिस इज P4O10। ऐसी P4O8 का स्ट्रक्चर, P4O7 का स्ट्रक्चर वो भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी ये ध्यान रखना P4O6 और P4O10 दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता नाइट्रोजन की तरह, नहीं तो इसके भी स्ट्रक्चर ओपन चेन होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब जैसे P के O के साथ जनरली मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, अगर पहले तो ये बनाता ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी ये बना रहा है केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर P4O6 की तरह, केज लाइक यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। तो ये इसकी ऑक्साइड्स हैं, फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स किस फॉर्म में होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो पढ़ेंगे हम वो ओपन चेन फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ना, जैसे N2O की बात करें, N2O तो ओपन चेन में N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रस ऑक्साइड आ गई। NO की बात करें N डबल बॉन्ड O, तो एक यहाँ पे इसके पास क्या आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये NO बन गया ओपन चेन फॉर्म में। मैं बात करूँ N2O3 की, N2O3 भी ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O और एक ये, तो N2O3 जो कि ब्लू सॉलिड है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ब्लू सॉलिड होता है ये, सही ना। मैं बात करूँ NO2 की, N डबल बॉन्ड O, ये भी किस फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म में। इसका डाइमर जो N2O4, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे NO2 के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाएगा और N2O4 बन जाएगा इस तरीके से, ये आ गया N2O4। फिर N2O6 सॉरी N2O5 बोलेंगे, N2O5, तो ये सेम ऐसी स्ट्रक्चर बिल्कुल, बस यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से, दिस इज N2O5, ये N2O5 है। जैसे इसमें पूछा NCERT का क्वेश्चन है, N2O4 के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4। N2O4 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसके, 1 2 3 4, तो कोवेलेंसी कितनी आ गई इसकी, 4। ऐसे इधर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। क्लियर हो गई बात नहीं है। तो कोवेलेंसी इधर नाइट्रोजन में कितनी है, 1 2 3, तो 3 है तो 3 हो गई कोवेलेंसी। ये ब्राउन गैस होती है NO2, ये बताया हुआ पहले, बाकी कलरलेस होते हैं, ब्राउन गैस। और N2O और NO दोनों न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है CO की तरह, और बाकी सारे क्या हैं, एसिडिक है, बाकी सारे एसिडिक हैं, ये न्यूट्रल है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यही स्टडी करेंगे। N2O उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सही ना। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, लाफिंग गैस, ये पहले यूज होती थी, लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, ये पहले यूज होती थी एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, ये एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज होती थी पहले, एनेस्थेटिक एजेंट यानी लोग अनकॉन्शियस करने के काम आती थी, हंसा हंसा के ना बेहोश करते थे लोगों को, हंसा हंसा के। लेकिन इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा जब अगर हो जाती है तो ज़्यादा हंसने से कई बार डेथ भी हो जाती थी, तो इसलिए इसको हम एज एन एनेस्थेटिक एजेंट अब यूज़ नहीं करते। अभी आएगा क्वेश्चन तो यूज़ कर सकते हैं एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। और वो फिल्म्स वगैरह में भी जैसे ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, कॉमेडी सीन क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का, सिलेंडर्स का। और नाइट्रस ऑक्साइड आजकल जो बाइक की स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं, बाइक की स्पीड वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स लगते हैं, तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारा जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं ना, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। इसका भी क्वेश्चन NCERT के अंदर दे रखा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स का एग्जॉस्ट होता है, रिलीज करती है, ये वाली गैस रिलीज होती है। और ये वाली गैस जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स रिलीज कर रहे हैं, ये डिप्लीट कर रही है ओजोन लेयर को, ये NCERT का क्वेश्चन है।
हाउ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स डिप्लीट ओजोन लेयर, दे आर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करके ओजोन से वो इस तरह से NO2 प्लस हाफ O2 बना के डिप्लीट कर रहे हैं, सही ना। तो O3 किसमें कन्वर्ट हो गई, O2 के अंदर। लाइक दिस ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। ये रिएक्शन दिखानी है इसके अंदर। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, द एग्जॉस्ट ऑफ these their fuels is नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन लेयर को डिप्लीट इस तरीके से कर रही है। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो कैसे डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको फ्रियॉन्स भी कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में भरी जाती है गैस, तो या AC वगैरह में होती है, ये भी डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को। कैसे करती है उसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके अलावा जो नाइट्रिक ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, जो ब्लू सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में भी कई बार एग्जिस्ट करता है। ये जो है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये हमारा एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस किसका एनहाइड्रस है, HNO2 प्लस HNO2, 2 HNO2 लो, वाटर बाहर निकाल दो उसके अंदर से इस तरह से, एक ऑक्सीजन और एक वाटर, ये बाहर निकल गया। अगर H और एक O तो क्या बन जाएगा, N2O3। तो इट इज HNO2 क्या है, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड समझ में कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। ऐसे ही N2O5 क्या होगा, N2O5, ये तो मैंने प्रिपरेशन बता भी दी है अभी इसकी। 2 HNO3 ले और उसमें से वाटर बाहर निकाल दें। वाटर कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया था पीछे, P4O10 डाल के डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। N2O5 मिल जाएगा, साथ में HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, बताया था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये सोच के बताना NO2 किसका एनहाइड्राइड होगा, NO2 किसका एनहाइड्राइड होगा, ये सोच के बताना एक बार। NO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ, NO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ, सही ना। तो NO2 हमारी ब्राउन गैस है। तो ये कुछ डिटेल्स मैंने बता दी इसकी। अब इनकी प्रिपरेशन और कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड वो करेंगे। प्रिपरेशन देर, ये ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन इनकी, जैसे पहला N2O है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की +1 स्टेट। प्रिपेयर कैसे होता है, जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट इसको हीट करेंगे तो मिलता है N2O, N2O सही ना। क्या मिल जाएगा, N2O प्लस 2H2O। याद ऐसे रख सकते हैं, याद इसको ऐसे रखते हैं, N की स्टेट यहाँ -3 है, यहाँ N की स्टेट +5 है, दोनों का एवरेज क्या आएगा, 2 नाइट्रोजन है, दोनों का एवरेज क्या आएगा, +5 -3/2, 2 नाइट्रोजन थे ना तो +1, इसलिए यहाँ पे स्टेट नाइट्रोजन की +1 होनी चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन, बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन, इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन ऑक्सीजन। कैसे, क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसमें N2O डाल दिया अगर मैंने, तो इमीडिएटली N2 तो हाईली स्टेबल है, ये बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा P4O10 प्लस N2, सही ना, P4O10 प्लस N2। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। व्हाइट फॉस्फोरस डालते ही इसके अंदर, व्हाइट फॉस्फोरस डालते ही इसके अंदर क्या बना देता है, P4O10 प्लस N2। तो इसलिए इट इज बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन, बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ये याद रखना इसके अंदर। तो ये N2O हमने पढ़ लिया, ये कैसे बना है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नोट करना है इसमें, और भी तरीके हैं इसको वैसे बहुत सारे बनाने के, एक नोट करेंगे इंपॉर्टेंट तरीका, जैसे जिंक में अगर हम डाल दें, जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे हाइड्रोजन से, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इसके साथ। अगर मैं इसमें डाल दूँ जिंक में डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 डाल दें तो मिलता है जिंक नाइट्रेट प्लस N2, तो मिल जाता है डाइल्यूट HNO3 है ना। डाइल्यूट मतलब नाइट्रेट आयंस बहुत कम है, नाइट्रेट आयंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ सकते हैं। नाइट्रेट आयंस बहुत कम है, जिंक कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो स्टेट नाइट्रोजन की बहुत कम हो जाएगी और +1 में आ जाएगा। और अगर इसमें कंसनट्रेट डाल देंगे तो इसमें नाइट्रेट आयंस बहुत सारे हैं, जब ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा। अब
क्या होगा इसमें, नाइट्रेट आयन बहुत सारे हैं, जिंक फिर से कंपेरिजन में कम होगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे तो क्या मिलेगा, NO2, इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे तो NO2 गैस। क्लियर। तो ये दोनों की प्रिपरेशन होगी तरह से, N2O की भी, NO2 की भी। और अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था ये तो जिंक, तो जिंक हो आयरन हो तो ऐसी रिएक्शन होती है। कॉपर आ जाएगा, अगर कॉपर में डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे, कॉपर में कंसंट्रेट HNO3 डाल देंगे, डाइल्यूट डाला तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर तो कम रिएक्टिव है, ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए NO बनता है इसमें। और कॉपर नाइट्रेट प्लस कंसंट्रेटेड हमेशा क्या बनेगा, NO2। कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो हमेशा NO2, क्योंकि नाइट्रेट आयन बहुत सारे होंगे इसके अंदर, नाइट्रेट आयन बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, हमेशा NO2 बनेगा, ये ध्यान रखना कंसंट्रेटेड में, ऑलवेज NO2। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी दोनों, मैं बता दी। प्रिपरेशन यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी थी, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट करना है आगे, N2O की प्रिपरेशन बता दी मैंने यहाँ पे, N2O। नेक्स्ट नोट करेंगे NO की प्रिपरेशन, NO एक प्रिपरेशन मैंने ऊपर बता दी है, प्रिपरेशन ऑफ NO। तो ये है बाय ऑस्ट्रल प्रोसेस, मैंने करा दिया। ऑस्ट्रल प्रोसेस क्या होता है पहले, ऑस्ट्रल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, आगे भी पढ़ेंगे इसको। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं ऑस्ट्रल प्रोसेस। NH3 है, इसमें O2 डाला, हाई टेम्परेचर पे प्लेटिनम के साथ 1100 केल्विन पे, या फिर रोडियम के साथ 500 केल्विन के आसपास, तो मिल जाता है NO प्लस H2O, NO प्लस H2O मिल जाएगा। और ये NO, क्वेश्चन आता है वाई NO टर्न्स ब्राउन इन एयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये, वाई नाइट्रिक ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन इन एयर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के अंदर रिएक्ट करके क्या बना देता है, ब्राउन गैस बना देता है, ब्राउन गैस। ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब एक तरह से यहाँ आते हैं, ब्राउन कलर है, अगर सूख जाएगा तो हमें कुछ कुछ येलो फॉर्म में कई बार देखने लग जाता है, तो है ना, कई बार, या फिर फ्रेश होता है तो दिखता है येलो। ब्राउन और येलो को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ज़्यादा। तो NO2 गैस आ जाएगी, NO2 गैस में जब H2 डालेंगे, H2 डालेंगे तो HNO2 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, ये दोनों आ गए। और मैंने पीछे जो बताया था, हिंट दिया था, NO2 किसका एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे हिंट आ गया, NO2 जो है HNO2 और HNO3 का एनहाइड्राइड है, दोनों का, दोनों मिलते हैं ये। और हीटिंग कर रहे हैं हम H2 के साथ के, हीटिंग करने से HNO2 किस में कन्वर्ट होता है, HNO3 प्लस NO के अंदर। तो ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये चीज़ नहीं मिलती, यही मिलेगी दोनों। और ये जो HNO3 मिलता है, इट इज 68%, 60%, इसको 98% करते हैं, इसको 98% करते हैं कंसनट्रेट वो डाल के, कंसनट्रेट वो डाल देंगे इसके अंदर, तो वो डिहाइड्रेटिंग होता है, पानी को बाहर निकाल देगा इसके अंदर से, और ये 98% हो जाएगा, 98% हो जाएगा HNO3 यहाँ पे। नाउ HNO3 विल बिकम 98%, तो ये भूलना नहीं है इसके अंदर। तो ये ऑस्ट्रल प्रोसेस था फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑस्ट्रल प्रोसेस था, ये पहले भी बता दिया मैंने, तो इसको दोबारा कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये किसकी प्रिपरेशन थी, NO की। NO की दो प्रिपरेशन बता दी, कॉपर में डाइल्यूट HNO3 डाल के, और दूसरी प्रिपरेशन ये बता दी, है ना। तो दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ NO। और भी प्रिपरेशन आती है आयरन 2+ के अंदर, अगर मैं डाल दूं HNO3, आयरन 2+ में HNO3 डाल दूं तो भी बन सकता है। आयरन ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे आयरन का मैं आयन लिया है, तो उससे भी NO बनता है, लेकिन NCERT में नहीं, तो छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं इसके अंदर एक, जैसे N2O के स्ट्रक्चर में NO का स्ट्रक्चर तो ये आ गया सिंपल, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इसके लोन पे रह जाएंगे, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकता है, इसलिए NO डाइमराइज कर जाता है। क्यों, वाई NO डाइमराइजेस, ये क्वेश्चन आता है, डाइमराइजेस या वाई NO2 डाइमराइजेस, रीजन बिकॉज इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जनरली क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन समझिए कि नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 NO ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। NO जो है इट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, बट डायमैग्नेटिक हो जाता है ये, डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट।
सॉलिड और लिक्विड स्टेट में डायमैग्नेटिक क्यों हो जाता है? पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। क्या है? क्योंकि इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट फॉर्म्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूज डाइमर। इस तरीके से डाइमर बना देता है ये, एन ओ, ये ऐसे करके ओ एन, ये बना देता है। या फिर ऐसे दिखा सकते हैं इसका, ये भी बना सकता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू शो कर सकते हैं, ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये दिखाना है इसके अंदर। और जब डायमर बन गया तो ऑड इलेक्ट्रॉन खत्म, ऑड इलेक्ट्रॉन खत्म, तो ये क्या बन गया? डायमैग्नेटिक। तो ये मेरी चीज़ ध्यान रखनी इसके अंदर। एनओ के, एनओ आ गया, एनओ का ऑर्बिटल, और जैसे इसका पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितने बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है। और N2 में स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या होगा? N2 ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें रेजोनेंस होती है। N2 नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, N पे प्लस O पे माइनस, ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इधर से? N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो ये N2 में रेजोनेंस जब होगी तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ गया था? डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5 के आसपास आ जाएगा। और इधर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5 के आसपास। 1.5 के 2.5 इसका, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा इधर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं N2 के अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट है आगे, जैसे N2O, NO हो गया, अब N2O3, N2O3 जो कि ब्लू सॉलिड है, स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया। तो ब्लू सॉलिड इसका स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। इसकी प्रिपरेशन, NO है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, दूसरा NO2 है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कंबाइन कर जाएंगे कब? जब टेम्परेचर हम कम करेंगे। कम करेंगे मीन्स जैसे लेस देन 253 केल्विन, लेस देन 253 केल्विन, टेम्परेचर कम करेंगे 253 केल्विन के आसपास। तो NO का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा N2O3। तो ये बन जाएगा ब्लू सॉलिड N2O3। स्ट्रक्चर मैंने इसका बता ही दिया था पीछे भी, ये बन जाता है स्ट्रक्चर इसका। और ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है ना इसका। अगर इसको हीट कर दें, हीट वगैरह करेंगे इसको, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है ऐसे, इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ज़्यादातर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इसी फॉर्म में। ये नहीं करते वाला, यही करते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये था हमारा N2O3, डिटेल दे दी इसकी। नेक्स्ट नोट करेंगे अब NO2। N2O3 और NO2 क्या था अभी मैंने पीछे बता दिया। इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ, मिक्स्ड ऑक्साइड है ये ना, ये ध्यान रखना, इस चीज़ का भूलना नहीं बिल्कुल ही। NO2 जो है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। N2O3 क्या है? मिक्स्ड, NO2 है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, N2O3 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। और ऐसी हमारा जो N2O5 है वो क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ध्यान रखना है इसके अंदर। और अब हम पढ़ेंगे NO2। स्ट्रक्चर में इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑर्डर कंपाउंड है ये। जब हम ये, एक तो मैंने बता दिया, जिंक या कॉपर को कंसनट्रेटेड SNO3 में ट्रीट करेंगे तो ये मिल जाता है NO2 गैस, वो बता दी प्रिपरेशन। दूसरा, हैवी मेटल्स के नाइट्रेट्स को जब भी हीट करेंगे, हैवी मेटल्स के नाइट्रेट को हीट करेंगे जब, जैसे PBA NO3 होल्टोइस, हैवी मेटल का नाइट्रेट है, इसको हीट किया, ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी रहेगी इसकी, तो 2NO2 + O2। ये येलो सॉलिड होता है, ये येलो सॉलिड है जिसको लिथार्ज भी कहते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और प्लस O2, दो गैसेज मिल रही हैं, NO2 और O2। येलो सॉलिड मिलता है PbO। ऐसे ही अगर मैं इसको हीट करता हूँ, सपोज AgNO3 को हीट किया तो Ag मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस NO2, क्योंकि Ag की कोई एफिनिटी नहीं होती ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए अकेले एग्जिस्ट करेगा ये।
प्लस O2। और ये क्वेश्चन इस पे क्या आता है, हाउ AgNO3 प्रोड्यूसेस ब्लैक स्टेन्स ऑन द स्किन। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सल्फर, ये ब्लैक स्टेन्स दे देगा स्किन के ऊपर, ब्लैक स्टेन्स है AgNO3 की वजह से। तो कोई भी जैसे HgNO3 अगर होगा, इसको हीट कर देंगे तो मरकरी के साथ भी नहीं रह सकता, ऑक्सीजन कम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, तो Hg सॉलिड, Hg लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, प्लस NO2 प्लस O2। तो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। हैवी मेटल के नाइट्रेट हीट करेंगे। एक NO में एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो N2 प्लस O2। ये रिएक्शन कभी होगी नहीं वैसे, नॉर्मल प्लेटिनम डाला मैंने इसके अंदर, या इलेक्ट्रिक आर्क करंट पास किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या N ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई, इट इज इनर्ट, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई, O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वेरी हाई। तो ये दोनों कंबाइन कर ही नहीं सकते नॉर्मल कंडीशन में, नो रिएक्शन, अदरवाइज ये बनता है तो 2NO। ये बर्कलैंड आइड प्रोसेस है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में नहीं दे रखा है बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ध्यान से ध्यान कर लेंगे। और ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती, जब लाइटनिंग वगैरह होती है ना, जब बिजली वगैरह कड़कती है, तो उस इंस्टेंट पे N2 और O2 कंबाइन करते हैं और बनता है NO, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो टेम्परेचर में तो दोनों एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है, तो ये तो कभी, ये तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं ना, नहीं तो ये तो हमेशा कंबाइन कर जाएंगे। और हम लोग तो ब्रीथिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम तो कुछ और गैसेस क्या कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं या ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये दोनों कंबाइन नहीं करते। ये कब कंबाइन करते हैं, ओनली अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, सही ना। तो इसीलिए क्वेश्चन भी आता है रिलेटेड, लिटिल बिट ऑफ लाइटनिंग इज हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स, क्योंकि ये फर्टिलाइजर वगैरह बनाता है आगे जाकर। तो इतना सफिशिएंट है। NO2 हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। अब आ गया N2O5 N2O5 N2O5। तो इसमें N2O5 मैंने पहले भी प्रिपरेशन बता दी है 2 बार इसकी। HNO3 में है, HNO3 में P2O5 डाल दो या P4O10 डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या बना देगा N2O5 प्लस HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये बन जाएगा। तो ये N2O5 की प्रिपरेशन है, स्ट्रक्चर मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, सही ना। एसिडिक होता है, NO न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, बाकी सारे क्या है एसिडिक। ऐसे Bi2O5 नाइट्रोजन के लिए क्या आता है Bi2O5, ये क्या होगा मेटल का ऑक्साइड बेसिक, है ना। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। AS4O6 है, ये क्या होगा एम्फोटेरिक, आर्सेनिक है ना मेटलॉइड, एम्फोटेरिक, इस तरीके से मेटल का नीचे जाएंगे तो मेटल आएगा, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक होता है। तो सारी टर्म्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे ऑक्सो एसिड्स, थोड़ा बहुत देख लेते जल्दी से, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे इसको, नहीं तो भी हो नहीं पाएगा ये। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एक बार नोट कर लेंगे, जितना हो सकता है वो देखेंगे एक बार। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो स्टार्ट जैसे अगर करें हम इसे, तो हमें H3PO2 की बात करनी चाहिए। H3PO2 से स्टार्ट करेंगे। H3PO2 नाम क्या है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। इनकी बहुत डिटेल है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी तो सिर्फ बोर्ड के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पार्ट बताऊंगा, NCERT वाला। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर, इट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर इसका PHHOH डबल बॉन्ड O। तो एक तो ये सबसे पहली बात कि O के साथ एक ही H अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज मोनोप्रोटिक मोनोबेसिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक। एक ही टाइप की सॉल्ट बनाएगा ये, H अटैच का Na आ गया तो बन गया ना NaH2PO2, जिसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। किसी भी सॉल्ट के किसी भी एसिड के आगे अगर अस लिखा है लास्ट में, हाइपोफॉस्फोरस है ना, अस, हाइपोफॉस्फोरस अस वाला एसिड है तो आइट लगता है सॉल्ट के आगे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और इक वाले एसिड के आगे एट लगता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इसके, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अस वाला एसिड है तो आइट लगेगा और इक वाला एसिड है तो एट लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना इसके अंदर। तो H3PO2 आ गया, H3PO2, और ये इसके अंदर पीएच बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ पीएच बॉन्ड, बिकॉज ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड,
ई एच बॉन्ड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंस ये, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, सही ना। प्रिपरेशन इसकी ये बताई हुई है मैंने पहले, वाइट फॉस्फोरस में अगर अल्कली डाल देंगे, ये पहले भी किया हुआ है, इसमें अल्कली डाल दिया तो मिल जाएगा H3PO2। एक्चुअली मिलता क्या है, NaH2PO2 बताया था पीछे, वाइट फॉस्फोरस अल्कली PH3 + NaH2PO2, तो वो हम ऐसे डालते थे थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से H3PO2 मिल जाता। तो प्रिपरेशन इसकी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रटने वाला पार्ट है सारा, तो उसको याद करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन बता दिए, वाइट इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक, दूसरा वाइट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड है, इसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, सही ना, ध्यान रखना चाहिए। बहुत लिमिटेड अमाउंट बता रहा हूँ मैं इसका, नहीं तो डिटेल है इनकी भी, जितना बताया उतना सफिशिएंट ही करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे, H3PO2 था ये। नेक्स्ट हमने किया जैसे H3PO3, H3PO2 H3PO3 H3PO3 मैंने बता दिया इसका, जैसे P2O3 है, P2O3 है ना, जैसे N2O3 से बन सकता है, P2O3 था, P2O3 से बना सकते हैं अगर इसमें क्या डाल दें, वाटर डाल दें। P2O3 और PO4 ये मैंने बताया हो ना पहले, इसमें क्या डाल दिया, वाटर, तो बन जाएगा H3PO3। H3PO3 स्ट्रक्चर इसका ये रहा, OH OH H, तो ये क्या है, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक, और रिड्यूसिंग ये भी होगा। रिड्यूसिंग क्यों है, एक पीएच बॉन्ड है इसके अंदर, पीएच बॉन्ड है, सो रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। और ये कम रिड्यूसिंग होगा किससे, H3PO2 से, उससे कम रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक पीएच बॉन्ड है, उसमें 2 पीएच बॉन्ड थे। क्लियर, क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि 2 एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल्स टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 2 एग्जाम्पल देनी है टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। तो ये नोट कर लेंगे, AgNO3 है जैसे, इसमें डाल दिया H3PO2, तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस H3PO4, AgNO3 से रिड्यूस हो गया Ag में, और H3PO4 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H3PO4 में, और साथ में HNO3 वगैरह गैस वगैरह मिल जाती है इसमें। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, ये एग्जाम्पल है, सही ना। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं इसके अंदर, और एक एग्जाम्पल दे दिए, एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं इसके अंदर, एक एग्जाम्पल और ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड है, CCH5N2Cl, इसमें डाल दें H3PO2 Cu+ के अंदर, तो मिल जाता बेंजीन प्लस H3PO4। तो ये भी एक रिएक्शन है टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, सही ना। तो एग्जाम्पल्स टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, तो हमने H3PO2 पढ़ लिया और H3PO3 पढ़ लिया। H3PO3 डाइबेसिक या डाइप्रोटिक है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसी H3PO4 है, H3PO4 स्टडी करा, ये है फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 OH आ जाएंगे, 3 H है तो 3 OH आ जाएंगे। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, सही ना। इसमें ये ट्राइप्रोटिक या ट्राइबेसिक है, और नॉन रिड्यूसिंग होगा ये, ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक, एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग। प्रिपरेशन इसकी मैंने बताई हुई है, प्रिपरेशन कैसे थी इसकी, P4O10 है, इसमें हमने H2 डाल दिया तो बन जाएगा H3PO4, ध्यान है ना, P या PC5 में H2 डाल दिया तो सही बन जाता है H3PO4। तो ये ट्राइप्रोटिक है, क्लियर, इट इज ट्राइप्रोटिक। और अगर 2 मॉलिक्यूल ले लें इसके और इसको हीट कर दें, 2 मॉलिक्यूल ले लें और उसको हीट कर दें, एक H3PO4 ये रहा, दूसरा H3PO4 ले लिया और उसको हीट कर दिया साथ में इसके, P⋅O OH 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 हीट कर दिया, H3PO4 बाहर निकल गया हीट करने पर, तो बन जाता है H4P2O7। और 2 मॉलिक्यूल ले लें अगर हम इसके मोनो वाले, हीट करके वाटर बाहर निकाल रहे हैं, तो एक नाम यूज होगा पायरो मीन्स रिमूवल, है ना, हीट करके, तो पायरो मीन्स हीट, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में एक O लगा देंगे, इन दोनों को हटा करके बीच में एक O लगा देंगे, मैं यहीं दिखा रहा हूँ एक बार,
POO डबल बॉन्ड O और 4 OH, इसलिए टेट्रा प्रोटिक होगा या टेट्रा बेसिक होगा। टेट्रा प्रोटिक और टेट्रा बेसिक नॉन रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर। तो ये H4P2O7 आ जाएगा, सही ना। पायरोफॉस्फोरिक एसिड नाम याद रखना जरूर उसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैं बोलूँ इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, पायरो में से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है, एक ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकलेगा -O, तो हाइपो वर्ड यूज होता है। पायरो में से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइपो, तो बन जाएगा H4P2O6। ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, डाइफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, हाइपोफॉस्फोरिक। जब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा H4P2O6 बन जाएगा, ये डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको, ये बन गया। ये क्या है, टेट्रा बेसिक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसकी प्रिपरेशन मैं पहले करा चुका हूँ, रेड फॉस्फोरस में जब अल्कली डाला था, रेड फॉस्फोरस में अल्कली डाला था तो बनेगा, एक्चुअली बनेगा क्या, Na4P2O6, उसमें H+ डाल देंगे तो बन जाएगा उसे क्या, H4P2O6। ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। फिर है H3P2O5, है ना। H3PO3 होता है ना, OH, इसमें से वाटर बाहर निकाले, पायरोफॉस्फोरस एसिड, है ना। OH, ये H3PO3 है ना, H3PO3 है। इसको हीटिंग करके नहीं बनाते, क्योंकि हीटिंग करके बनाएंगे जो भी बनेगा वो आगे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, इसलिए इसको हीटिंग करके नहीं बनाएंगे H4P2O5 को। वाटर बाहर निकाला तो ये बन गया P≜OH, ये रिड्यूसिंग है, इट विल बी रिड्यूसिंग क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो ये रिड्यूसिंग होगा, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। तो ये ऑक्सो एसिड है H4P2O5, सही ना, H4P2O5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। दो मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाला है तो पायरोफॉस्फोरस एसिड था ना वो, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ PCl3 में H3PO3 डालते हैं तो बनता है ये H4। ये क्या करता है एक्चुअल में, इसके वाटर को बाहर निकालता है, और वाटर जब इसके पास आएगा PCl3 के पास, तो H3PO3 बनेगा, तो दो H3PO4 मिलकर H3PO3 मिलकर ये बना देंगे। एक्सेस में ले लेते हैं इसको H3PO3 को, दो मॉलिक्यूल ले लिए इसके, समझ गए कि नहीं। तो ये कभी भी हीटिंग करके नहीं बनेगा, अगर हीटिंग करके बनता है ये तो ये आगे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता H3PO4 वगैरह के अंदर। तो लोअर एसिड कभी भी बनेगा, लोअर एसिड कभी भी बनेगा हीट करने से वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है आगे अपने हायर ऑक्साइड के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था ना, H3PO3 को हीट करते हैं फॉस्फोरस एसिड को, तो क्या मिलता है, H3PO4 + PH3, इसीलिए नहीं बनाते, सही ना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है या फॉस्फोरस एसिड होता है तो उसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है, इसलिए। तो ये हमारा क्या था, H4P2O5, H4P2O5। फिर है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। तो इसमें क्या होगा, H3PO3 था, इसमें से वाटर बाहर, H2 को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ H2 बाहर निकालने के क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका H2 बाहर निकाल देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, बाहर निकालेगा तो HPO3 + 2HBr मिल जाएगा। तो ये मिल गया HPO3। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड हो भी दिखा सकते हैं। तो HPO3, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक। और इसके पॉलीमरिक फॉर्म में HPO3 होल N भी एग्जिस्ट करता है, तो लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका, लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और एक ट्राई मेटाफॉस, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
दोनों स्ट्रक्चर करने हैं इसके लीनियर वाले में। तो इस तरह से पी बॉन्ड ओ ओ एच ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकलते हैं बस, ओ एच ऑक्सीजन, इस तरह से ये इन्फाइनाइट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इससे। दिस इज HPO3 होल एन, क्लियर, दिस इज HPO3 होल एन। और साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3P3O9, ट्राइमर ऑफ HPO3 H3P3O9। तो P ऑक्सीजन P ऑक्सीजन, ये इस तरह से डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। तो ये HPO3 होल थ्राइस है, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये इनके स्ट्रक्चर भी करने हैं, NCERT में दे रखे हैं। बस एक H4P2O8 और देख लेंगे, पर ऑक्सो है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O8, पर ऑक्सी पर ऑक्साइड O8 कभी भी आएगा तो पर ऑक्साइड लिंकेज लगा देना, बाकी सब सेम होगा। H4P2O8 मतलब H4P2O7 बनाया था ना, उसमें एक और ऐड कर देना बस। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या होगा, टेट्रा बेसिक H4P2O8 पर ऑक्साइड लिंकेज आएगी इसके अंदर बस। बस एक ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन और नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन,